हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 9 यानी शासक और विभिन्न इतिवृत्त का पार्ट 1 करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए इस चैप्टर को हमने कई भागों में, कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे आपको समझने में और हमें समझाने में दोस्तों काफ़ी आसानी होगी। और इस चैप्टर दोस्तों 10 नंबर का आ रहा है आपके सेकंड टर्म में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक ने नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मुगल काल की स्थापना से पहले दिल्ली में जिस वंश का शासन था उस वंश की बात करें, क्योंकि इसी वंश के बाद दिल्ली में, पूरे भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। तो दोस्तों मुगल वंश से पहले दिल्ली में दोस्तों शासन था जिसे हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। और जो सल्तनत थी दोस्तों 5 वंशों द्वारा संचालित थी, और 1206 से लेकर 1226 तक। और दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक, या आप कह सकते हैं आखिरी वंश, जिसे हम लोधी वंश कहते हैं, लोधी वंश के आखिरी शासक जो है इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराने के बाद ही बाबर द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की जाती है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक थे। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को ही बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। हालांकि जो ये पानीपत का दोस्तों जो युद्ध था, ये बाबर का भारत में 5वां युद्ध था। इससे पहले कई युद्ध और भी बाबर ने भारत में लड़ लिए थे और जीत चुके थे। और ये इसी पानीपत की युद्ध के बाद जीतने के बाद जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। चलिए अब मुगल वंश की अगर हम बात करें दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? जहरुद्दीन बाबर, 1526 से लेकर 1530 तक। उसके बाद मोहम्मद हुमायूं, फिर जलालुद्दीन अकबर, जो मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासक हुआ है दोस्तों। उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। हालांकि बहुत से मुगल सल्तनत जो दोस्तों अगर हम बात करें, शाहजहां, बहादुर शाह जफर द्वितीय तक था। बट ये 5 महत्वपूर्ण शासक है किसके? मुगल काल के, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं मुगलिया सल्तनत में। तो सबसे महत्वपूर्ण है जहरुद्दीन बाबर, जिसने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में दोस्तों की थी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों मुगल वंश। तो मुगल वंश दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारत में जिस वंश का उदय हुआ वह था मुगल वंश। और मुगल वंश की संस्थापना यानी स्थापना बाबर ने किया 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर। अब जो दोस्तों अगर हम मुगल के इतिहास की बात करें तो मुगल दोस्तों 2 जातियों से मिले हुए थे। एक तरफ वो मंगोल, क्योंकि उनकी माता जो थी दोस्तों वो चंगेज खां की तरफ से थी। और उनके पिता अगर हम बात करें तो पिता तुर्क वंश के थे, यानी तैमूर तुर्क। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों से मिलाकर दोस्तों मंगोल बनता है। तो मंगोल का जो अर्थ होता है बहादुर। हालांकि मुगल वंश दोस्तों अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। अब मंगोल कहलाना पसंद क्यों नहीं करते थे? क्योंकि मंगोल जो थे दोस्तों उसका जो संस्थापक था चंगेज खान का इतिहास सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित था। और वह अपने आप को अपने पिता की ओर से तुर्की शासक तैमूर के वंशज होने के कारण उन्हें स्वयं को तैमूरी भी कहा गया। क्या कहा गया उन्हें? तैमूर वंश के होने उन्हें तैमूरी कहा गया, और उसी वंश का होना वो पसंद करते थे। हालांकि मुगल जो नाम दोस्तों उन्होंने खुद मुगल अपने आप को नहीं कहा, बाद में इन्हें मुगल कहा जाने लगा दोस्तों। मंगोल से मुगल उत्पत्ति होती बाद में, या अपने आप को तैमूरी कहते थे। अब देख सकते हैं कि दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का उदय अनुभव करते थे। क्यों? क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया था। अब थोड़ा दोस्तों जान लेते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर का अगर पूरा नाम देखें तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर उसका पूरा नाम था। जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कहाँ पर? ऑक्सियान के फरगना में। क्लियर। बाबर के पिता का नाम दोस्तों उमर शेख मिर्ज़ा, माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। और बाबर की पत्नी थी महाम अगना। बाबर ने जिस वंश की नींव डाली उसका नाम क्या था? चगताई वंश। यानी बाबर ने भी एक वंश की नींव डाली थी, उसका नाम था चगताई वंश दोस्तों। चलिए ये भी आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके भी आप इसको नोट्स में आपने लिख सकते हैं दोस्तों।
बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कब किया, भारत पर कब्जा कब किया? पानीपत के युद्ध 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। हालांकि जो पानीपत का युद्ध था वो बाबर का भारत में लड़ा गया दोस्तों 5वां युद्ध था, और इसी युद्ध में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर जो युद्ध हुआ था, इसमें बाबर को जीत मिली, इब्राहिम लोदी हार गया। और ये जो 21 अप्रैल 1526 युद्ध लड़ा गया दोस्तों, इसमें बाबर ने पहली बार तुलगामा पद्धति का प्रयोग किया, तोप खाने का प्रयोग किया, ठीक है। और जो तोप खाना चलाते थे वो कौन थे? अली मुस्तफ़ा और तोपची की मदद से। और तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया गया। और ये जो कई प्रकार जैसे बारूद का प्रयोग बाबर ने इसी युद्ध में पहली बार किया भारत में, ठीक है। और इस युद्ध के जो प्रतिदर्शी थे वो थे गुरु नानक देव, यानी गुरु नानक देव उस समय मौजूद थे। उन्होंने यानी उन्हीं के काल के दौरान ये युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें, इसी समय हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर हीरा भी दिया था, और हुमायूं को यह हीरा ग्वालियर के दिवंगत राणा विक्रमादित्य के परिवार से प्राप्त हुआ था। और पानीपत के युद्ध में बाबर का साथ देने का वादा महाराणा सांगा ने किया था, किंतु युद्ध में साथ ना होने की वजह से बाबर का अगला अभियान राणा सांगा के विरुद्ध था। हालांकि वादा किसने किया था? राणा सांगा ने कहा था कि भाई हम आपको साथ देंगे, बट राणा सांगा ने बाबर का इस युद्ध में साथ नहीं दिया। और इसी के बाद दोस्तों बाबर ने अपना जो अगला युद्ध है वो राणा सांगा के अभियान के माध्यम से चलाया था। चलिए अब हमें जानना है दोस्तों अकबर के बारे में, चूँकि अकबर जो है मुगल सल्तनत मुगलिया सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे महान शासक हैं, और सबसे बड़े शासक भी कह सकते हैं उसे अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी में। तो दोस्तों जलालुद्दीन अकबर को सबसे महान मुगल शासक माना जाता है। उसने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे मजबूत और समृद्ध भी बनाया। वह अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हिंद कुश पर्वत तक करने में सफल रहा, और उसने ईरान के सफावी और तुरान, जिसे मध्य एशिया के नाम जानते हैं, कि उज्बेकिस्तान की विस्तारवादी योजनाओं पर भी लगाम लगाए रखे। यानी मुगल काल का सबसे महान शासक दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये मुगलिया सल्तनत का सबसे महान शासक है। हालांकि इसके बारे में दोस्तों आगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। दीन इलाही भी पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले इसके बारे में। अब हमारा इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों शुरू होता है मुगल साम्राज्य के इतिवृत्त। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो इतिवृत्त होता क्या है। यानी मुगल कालीन इतिवृत्त मुगल राज की संस्थाओं के बारे में जानकारी देते हैं और नीतियों को स्पष्ट करते हैं जिन्हें मुगल शासक अपने राज्य में लागू करवाना चाहते थे। मुगल इतिहास की अगर हम बात करें तो मुगल इतिवृत्त या पांडुलिपि के लेखक दरबारी हुआ करते थे। उन्होंने जो इतिहास लिखा वो मुख्य रूप से इन्हीं बातों पर, यानी किन बातों पर केंद्रित थे? वो मुगल के जो इतिवृत्त थे वो किन बातों पर निर्भर थे दोस्तों? शासक पर केंद्रित घटनाएं थी, जो यानी शासक पर केंद्रित घटनाएं थी। दरबार तथा अभिजात वर्ग से संबंधित थी। शासक का परिवार और युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्था। यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो मुगल के जो इतिवृत्त थे वो दरबारी थे, और उनके लेखकों में ये चारों चीज़ें ही झलकती थी। यानी अगर हम बात करें उनमें उनके किताबों में शासक पर केंद्रित घटनाओं के बारे में जिक्र होता था, दरबार और अभिजात वर्ग के बारे में जिक्र होता था, शासक के परिवार के बारे में और युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में इसमें जिक्र होता था दोस्तों। अब बात करते हैं इतिवृत्त होता क्या है। तो इतिवृत्त वह लेख जिनसे किसी क्षेत्र के इतिहास के बारे में पता चलता है उन्हें हम इतिवृत्त के नाम से जानते हैं। और मुगल साम्राज्य में सभी इतिवृत्त पांडुलिपि के रूप में मिलते हैं। वे सभी लेख जो हाथों से लिखे जाते थे पांडुलिपि कहलाते। यानी वे सभी लेख जो हाथों से लिखे जाते थे क्या कहलाते? पांडुलिपि कहलाते थे। और प्रमुख इतिवृत्त कौन कौन से? अकबरनामा, बाबरनामा, आलमगीरनामा, ठीक है, बादशाहनामा भी है दोस्तों। तो ये प्रमुख इतिवृत्त है जो मुगल काल के महत्वपूर्ण, यानी इन्हें पढ़कर हमें मुगल काल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया कैसे होती थी। तो दोस्तों मुगल दरबार में पांडुलिपि की रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना हुआ करता था। किताब खाना एक लिपि घर था जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था। पांडुलिपि की रचना में कई प्रकार के कार्य करने वाले लोग भाग लेते थे, जैसे कागज बनाने वाले, पांडुलिपि के पन्ने को तैयार करने वाले, पाठ की नकल करने वाले सुलेखक, पन्नों को चमकाने के लिए कोफ्तागार,
और पाठ के दृश्य को चित्रित करने के लिए चित्रकार। और दोस्तों जो चित्रकार होते थे, अगर हम कहें तो मुगल पांडुलिपि रचना में चित्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसी बादशाह के शासन की घटनाओं को विवरण देने वाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ उन घटनाओं के चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं और विषयों को दृश्य द्वारा दर्शाना होता था तो सुलेखक उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे और चित्रकार जो है शब्दों में वर्णित विषय को अलग से चित्रों में उतार कर वहाँ संलग्न जोड़ देते थे। ये लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता था दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दोस्तों पांडुलिपि तैयार की जाती थी। इसके साथ साथ दोस्तों पन्नों को इकट्ठा कर उन्हें अलंकृत आवरण में बांधने के लिए जिल्द साज भी मौजूद होते थे, जो अनेक प्रकार से, यानी आप कह सकते हैं कि जो मुगल दरबार में जो पांडुलिपि तैयार करने की जो प्रक्रिया थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी दोस्तों। और चूँकि तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु और बौद्धिक संपदा भी माना जाता था, और ये जो पांडुलिपि थी दोस्तों काफ़ी आकर्षक होती थी क्योंकि मुगल बादशाह की शक्ति को प्रतीक थी और उसके शक्ति को भी दर्शाती थी ये पांडुलिपियाँ। तो जो पांडुलिपियाँ थी किसी भी कह सकते हैं कि शासन के बारे में जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और कोई भी इतिहासकार चित्रकार इन पांडुलिपियों में अपनी जो है छवि छोड़ता था, क्योंकि पांडुलिपि जो है राजा के दरबारी लेखक तैयार करते थे और इसलिए पांडुलिपियाँ जो है किसी भी साम्राज्य को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। तो ये दोस्तों इस चैप्टर का पहला पार्ट। आने वाले पार्ट में और इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।